बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे दावे वादे बड़े बड़े, हकीकत कुछ और। हुकूमत के तालीम सबके लिए दावे, लेकिन दूसरी तरफ मुस्तकबिल के मेहमान खुले मैदान में बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। जी बिल्कुल, ये कौन बच्चे हैं और कैसे तालीम हासिल कर रहे हैं ये जानेंगे कज़ाफ़ी भट्ट से। कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा, बच्चे खुले मैदान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, ये क्या माजरा है? जी हम इस वक्त जौहर टाउन के इलाके में मौजूद हैं और एक तरफ बड़े बड़े घर हैं जबकि दूसरी तरफ जो है झोंपड़ियां हैं जहां पर घरों में काम करने वाले जो ख़वातीन हैं, मर्द हैं, वो यहां पर हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि इस पोश इलाके के अंदर, इस ग्राउंड के अंदर एक स्कूल ऐसा भी है जिसे एक टीचर जो है अपनी मदद आप के तहत जो है वो चला रहा है और यहाँ पे बड़ी तादाद में बच्चे मौजूद हैं जो यहाँ पे तालीम हासिल करने आते हैं और इस तालीम हासिल करने के बाद वो एक मुआशरे का कारआमद शहरी बनना चाहते हैं। ये बच्चे जो हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, लेकिन इस खाली प्लॉट के अंदर बैठकर जो है ये नामसाद हालात के अंदर जो है उनके पास इतनी सहूलियात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। अदरीस साहब जो इस स्कूल को चला रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अदरीस साहब, जरा बताइएगा कैसे ये आइडिया आया इन बच्चों को आपको पढ़ाने का और कितने अरसे से आप ये चला रहे हैं? आइडिया तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से था, क्योंकि मैं खुद जो एक ख़ते गुर्बत से नीचे होता है ना बंदा, मैं वहाँ से ऊपर आया हूँ और मैंने ये स्टिक्स अपने हाथों पे खाई हैं यूनिफॉर्म ना होने की वजह से। ये तो बचपन में मेरे जहन में था कि मैं जब बड़ा हूँगा तो मैं ना जो गरीब बच्चे हैं ना उनके लिए कुछ करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब मैं यहाँ से गुजरता था, ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता था आगे एम ब्लॉक में, तो फिर इन बच्चों को मैंने देखा ये यहाँ खेल रहे होते थे और गंदे गंदे इनके कपड़े होते थे, अजीब हालात थे इनके। फिर मैंने सोचा कि अल्लाह ने मुझे एक जगह दे दी है, ऐसी बच्चे मुझे मिल गए हैं, तो क्यों ना इनके लिए कोई ऐसा स्कूल बनाया जाए यहाँ आके ना, जहाँ आके ये तालीम हासिल कर सकें। और माशाल्लाह मैंने कारी साहब भी हायर किए हैं, वो फ़र्स्ट टाइम आते हैं, 7 बजे आते हैं, 7 से लेकर 8 बजे तक इनको कुरान की तालीम दी जाती है। अच्छा, मैनेज कैसे करते हैं अदरीस साहब इस स्कूल को? जो बच्चों के पास मैंने कापियाँ किताबें देखी हैं, इसको कैसे मैनेज करते? शुरू के जो 8 महीने थे ना, वो तो मैंने तकरीबन अपनी पॉकेट से किया सारा कुछ। अब माशाल्लाह ये है कि कोई ना कोई गुजरते हुए किसी को पता चल गया, लोगों को कि यहाँ स्कूल है, कोई ना कोई हमें कॉपी दे जाता है, कोई पेंसिल शार्पनर दे जाता है, कोई बुक्स दे जाता है। अगर ना हो, कोई ना लेके जाए तो फिर मुझे अपनी पॉकेट से भी खरीदना पड़ता है। अच्छा, अदरीस साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी मौजूद हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं, बच्चियाँ भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और क्या नाम है बेटा आपका? महानूर। महानूर, क्या करती हो बेटा आप? जी मैं घर में काम करती हूँ। अच्छा, तो काम करने के बाद जो है आप यहाँ पे आके पढ़ती हो? जी। अच्छा, कुछ आता है आपको? आप मुझे कुछ सुनाओगी? जी। सुनाओ, क्या आता है बेटा आपको? माई काउ। सुनाओ मेरा बेटा। इट इज़ ए काउ, इट इज़ माई काउ, इट कलर इज़ वाइट, इट ईट्स ग्रास, इट गिव्स मिल्क, आई लाइक माई काउ। वेरी गुड, जबरदस्त। यहाँ पे एक और हमें प्यारी सी बच्ची भी नजर आ रही है। क्या नाम है बेटा आपका? साइमा। साइमा, क्या आता है आपको? 3 का टेबल सुनाओ मेरा बेटा। 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 10 30। वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त। मुझे एक और भी बच्ची कुछ सुनाना चाह रही है, मुझे लगता है आपको कुछ आता है बेटा। क्या आता है आपको? सुनाओ। To the headmaster, Ujala Welfare School, respectfully, I am sick, therefore कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद है। कज़ाफ़ी भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया। असेंबली के बाहर इस वक्त सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त फयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मक्का के अंदर शराब की जो बंदिश थी उसको यकदम जो है वो ख़त्म नहीं किया था। 3 स्टेप्स में जो है वो शराब बंद हुई, क्योंकि वो रची बसी हुई थी कुरैश मक्का के अंदर। अब हमारे पार्लिमानी सिस्टम के अंदर भी ये जो कुछ 2 4 6 रवायात ऐसी नेगेटिव जो रची बसी हुई हैं, आप बेगम रहे, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जो है वो इंशाल्लाह इसको हम खत्म करेंगे। फजलुर रहमान से आपको लगता है कि सारे सियासी पहलवान आपके खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं? देखें, मैंने पहले भी आपको ये कहा कि आल पाकिस्तान लुटमार एसोसिएशन जितनी मर्जी इकट्ठी हो जाए, जितनी मर्जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब उसके कन्वीनर बनने के और रहने के शौकीन हैं, ठीक है ना, अपने पल्ले से उनको खाना पड़ रहा है। पिछले 40 साल से जो है वो कभी कश्मीर कमेटी के नाम से, कभी किस नाम से जो है वो घर भी, बंगला भी, गाड़ी भी, पेट्रोल भी, डीजल भी, मफादात भी, पक्स एंड प्रिविलेजेस भी, सारे के सारे सरकारी खाते से जो है वो 40 साल से गुजार रहे थे।
पहला मौका आया है, उन्हें अपने पल्ले से खाना पड़ रहा है, अपने पल्ले से रहन सहन बसर करना पड़ रहा है। वो तो बेताब है ही हैं, फिर वो KPK कि जिसका उनको बड़ा जोम था कि उनके अलावा वहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकता या उनकी पार्टी के अलावा कोई वहाँ पे जनाब फड़क नहीं सकता, वहाँ पे अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके और हक चार यार के सदके KPK के अंदर इमरान खान साहब को वहाँ की आवाम ने, पख्तूनों ने, जुर्रतमंद पख्तूनों ने, दिलेर पख्तूनों ने, बागैरत पख्तूनों ने उनको रिजेक्ट करके इमरान खान साहब को और PTI को पहली दफ़ा भी फिर दूसरी दफ़ा भी 70-71 साल की रवायत तोड़ते हुए दोबारा PTI को जो है वो मैंडेट दिया। ये उनको हजम नहीं हो रहा। वो आल पाकिस्तान लुटमार एसोसिएशन चलाते रहे, लेकिन होगा कुछ नहीं। आखिरी सवाल आप पूछ चुके हो, आप उनसे वो अच्छा चौहान साहब ये बताइएगा, सबकी तरफ से आखिरी सवाल है। आपने कहा था कि जिन अदारों में इश्तिहारात नहीं मिलते उस हवाले से पॉलिसी बना रहे हैं कि जिन अदारों में तनख्वाहें नहीं दी जाती, जब तक उनमें तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी मीडिया अदारों में, उस वक्त तक उनको इश्तिहारात जारी नहीं किए जाएंगे। ये पॉलिसी सर कब बनेगी? अब तो अदारों से निकाला जा रहा है, वो तो बात छोड़ दें, उसमें तो हम लोग आपके पीछे आते ही नहीं, आपने हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन पॉलिसी कब बनाएगी पंजाब हुकूमत, इस हवाले से बताएं। उसमें एक चीज़ तो आप अपने जहन में रख लें कि TV चैनल्स और अखबारात ये प्राइवेट सेक्टर है, ये पब्लिक सेक्टर नहीं है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। आप माशाल्लाह वहाँ वर्कर हैं, ये पब्लिक सेक्टर नहीं है, ये सरकारी अदारे नहीं है कि जिनको लुक आफ्टर करना सरकार की जिम्मेदारी है, ये प्राइवेट हैं। इन्होंने प्राइवेट पंजाब असेंबली के बाहर सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू करने का मामला। वजीर आला ने डॉक्टर ताहिर अली की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। कमेटी ने मंसूबे के खदोखाल का जायजा लेना शुरू कर दिया है। आपको ये भी बताते चलें कि एयर एम्बुलेंस एविएशन यूनिट में होगी या रेस्क्यू 1122 के मातहत होगी। कमेटी ने इंतजामी अमूर के हवाले से गौर व फिक्र शुरू कर दिया। एयर एम्बुलेंस के हवाले से आपको बता रहे हैं, पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का मामला। वजीर आला ने डॉक्टर ताहिर अली की सरबराही में कमेटी कायम कर दी, जबकि कमेटी ने मंसूबे के खदोखाल का जायजा लेना शुरू कर दिया। खबर है लाहौर हाई कोर्ट से, जहां पर शेख ज़ैद अस्पताल को विफाक के सपोर्ट करने का तफसीली फैसला जारी किया गया है। जस्टिस मोहम्मद फारूक इरफान खान ने 26 से जायद सफहात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया है। जनरल सेक्रेटरी एलाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शेख ज़ैद अस्पताल नासिरुद्दीन की दरख्वास्त पर फैसला किया गया है। 18वीं तरमीम के तहत अस्पताल को सूबाई हुकूमत के हवाले करने का फैसला कलअदम करार दिया गया है। सूबाई हुकूमत अस्पताल का इंतजाम 6 माह में विफाक के सपोर्ट करे, फैसले का ये मतन है। अदालत ने शेख ज़ैद अस्पताल को ट्रस्ट करार देने का इकदाम भी कलअदम करार दे दिया है। शेख ज़ैद अस्पताल लाड़काना ट्रस्ट है, लाहौर यूनिट का कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आजम ने काबीना की मंजूरी के बगैर अस्पताल का इंतजाम सूबाई हुकूमत के सपोर्ट किया। साथ ही साथ फैसले में यह भी बताया गया, सूबाई दायरा इख्तियार में रहते हुए अस्पताल इंतजामिया के तमाम फैसले कल अदम करार दिए गए। शेख ज़ैद अस्पताल का बोर्ड ऑफ गवर्नर और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का इकदाम भी कल अदम करार दिया गया है। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से शफकत चौहान और मिर्जा आमिर बेग ने दलाइल दिए। इसी बारे में मजीद जानते हैं, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद होंगे। मलिक अशरफ, बताइएगा, हाईकोर्ट की जानिब से फैसला सामने आया है, इसके अहम नुकात क्या हैं? शेख ज़ैद अस्पताल को पंजाब हुकूमत से वफाक के सपुर्द करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फर्रुख इरफान खान ने नासिरुद्दीन की दरख्वास्त पर 26 सफ़हा से ज़्यादा पे ये तफसीली फ़ैसला जारी किया और इस फैसले में करार दिया गया है कि 18वीं तरमीम के बाद तमाम कानूनी तकाज़ों को बाला तक रखते हुए उस वक्त के वज़ीर आज़म ने सिर्फ एक नोटिफिकेशन पे अस्पताल को वफाक से पंजाब सूबाई हुकूमत के सुपुर्द किया, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी था। इस फैसले में ये भी करार दिया गया है कि 18वीं तरमीम के बाद की गई तमाम जो प्रोसेस था वो गैर कानूनी था। इस फैसले में ये भी करार दिया गया है कि शेख ज़ैद अस्पताल जो है इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का जो फैसला था वो भी गैर कानूनी था। अदालत ने वो जो शेख ज़ैद अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के इक़दाम को भी कलअदम करार दिया है और अदालत ने इस शेख ज़ैद अस्पताल को वफाक के सुपुर्द करने के लिए 6 माह की मोहलत दी है और हुक्म दिया है कि 6 माह के अंदर
शेख ज़ायद अस्पताल का तमाम इंतज़ाम जो है वो वापस वफाक के सपुर्द किया जाए। अदालत ने यह भी करार दिया है कि शेख ज़ायद अस्पताल लाड़काना जो है वो एक ट्रस्टी है, जबकि लाहौर यूनिट का उससे कोई तल्लक नहीं है। जैसे मोहम्मद फरीक इरफान खान ने नासरुद्दीन की दरख्वास्त पर समाअत की और दरख्वास्त गुजार की जानिब से शफकत महमूद चौहान समेत दीगर वकला पेश हुए थे और उनका मौक़िफ़ ये था कि जो उस वक्त के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने काबीना की मंजूरी के बगैर ही इस अस्पताल को वफाक से सूबे के हवाले किया, जो कि बिल्कुल मलिक अशरफ आप हमें तफसीलन रहे थे। अब आपको बताएं, लाहौर पुलिस का वाहिद अस्पताल 2 साल बाद भी फाल ना हो सका। 2 महकमों के बीच शटल कॉक बना अस्पताल फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस काम करने से कासिर है। अस्पताल में जान बचाने वाली अद्वियात नापेद, जबकि एक्सरे मशीन होने के बावजूद बजट ना होने के बायस चलाई ना जा सकी। आपको अस्पताल की खस्ता हालत के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। लाहौर पुलिस का वाहिद अस्पताल है जो कि 2 साल बाद भी फाल ना हो सका। इस पर मजीद बात करते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह हॉस्पिटल जो है ये अप्रैल 2017 में इसको फाल किया गया था और उस वक्त के साबिक हुकूमत की तरफ से इसका बाकायदा तौर पे इफ्तिताह भी किया गया था, लेकिन 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद ताहाल ये हॉस्पिटल जो है वो फाल नहीं हो सका। इसमें आपको बताएं कि 2 महकमों की जंग है, जिसमें महकमा पुलिस और महकमा सेहत, इन दोनों महकमों की वजह से दोनों महकमों ने अभी तक इसमें से कोई भी एक महकमा जो है इसको अडॉप्ट नहीं कर सका इस हॉस्पिटल को, और इसी वजह से इस हॉस्पिटल को जो इब्तदाई तौर पे फ़ंड जो जनरेट हुए थे 6.5 मिलियन जो फ़ंड इसको मिले थे, उसमें से जो इक्विपमेंट ख़रीद लिया गया, मशीनरी ख़रीद ली गई, लेकिन 2 साल का अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक इस मशीनरी को जो इस्तेमाल नहीं किया जा सका। इसमें आपको बताएं कि जो एक्सरे मशीन है वो तो मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक्सरे फिल्म होती है जिसके ऊपर एक्सरे का प्रिंट आता है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेबॉर्ट्री भी मौजूद है, लेकिन लेबॉर्ट्री के अंदर ऐसा केमिकल मौजूद नहीं है जिससे उसकी तमाम जो चीज़ों जो लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं वो किए जाते हैं। इसके साथ साथ डेंटल मशीन मौजूद है, लेकिन उसमें भी इक्विपमेंट ना होने की वजह से जो वो गैर फाल हो चुकी हैं। ये तमाम हॉस्पिटल की सूरत हाल हमने अभी कुछ देर पहले जाके इसका विजिट किया, उसमें देखा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे। नामदीद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान से वकला वफ्द की मुलाकात हुई है। 11 रुकनी वफ्द ने चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी हसीबुल्लाह खान की सरबराही में मुलाकात की है। चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी ने चीफ जस्टिस को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी पेश की है। आपको ये भी बताते चले कि वफ्द की जानिब से चीफ जस्टिस को गुलदस्ते भी पेश किए गए हैं, जबकि मुलाकात में बर वक्त इंसाफ की फराहमी के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया है। पुराने मुकदमात तरजीही बुनियादों पर सुने जाएंगे, ऐसा कहना था हसीबुल्लाह खान का, जबकि जुबानी मुआहिदों के तहत अदालतों में आने वाले मामलात की हौसला शिकनी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस का बर वक्त इंसाफ की फराहमी के हवाले से इकदामात के अज़्म का इजहार भी किया गया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? शमीम खान से चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी लाहौर हाई कोर्ट बार हसीबुल्लाह खान की सरबराही में 11 रुकनी वकला वफद ने मुलाकात की है और हसीबुल्लाह खान चेयरमैन ने चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान को चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। ज़रे का ये भी कहना है कि इस मुलाकात में बेंच और बार के बहमी तल्लुकात को मजीद बेहतर करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है और इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। हसीबुल्लाह खान चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान को बताया कि ज़िली अदालतों में पुराने मुकदमात जो हैं वो बर वक्त नहीं निपटाए जा रहे। उन्होंने चीफ जस्टिस से दरखास्त की है। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे ऑरेंज लाइन ट्रेन ट्रैक से मुल्हिका सड़कों की मुरम्मत और बहाली का ये मामला है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने नए सिग्नल्स और मेन सर्विस रूट की बहाली, वॉकवेज और इसके साथ साथ स्टेशन फुटपाथ, ड्रेन सिस्टम समेत दीगर तरक्याती कामों की मद में सूबाई हुकूमत से 3 अरब 51 करोड़ 53 लाख रुपए के फंड्स मांग लिए हैं। मजीद जानेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान, बताएगा ये जो फंड्स मांगे गए हैं इनका इस्तेमाल कहां कहां किया जाएगा?
जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहकाम दिए गए हैं कि लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे को 31 जुलाई 2019 तक मुकम्मल किया जाए, और ये नई डेडलाइन जो है वो अदालत उस्मा की जानिब से दी गई है, जिस पर अब महकमा ट्रांसपोर्ट जो है ये भी मुतहरिक दिखाई देता है। और इसी हवाले से महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से ऑरेंज लाइन ट्रेन से मुल्का जितने भी रोड्स हैं इनकी मरम्मत व बहाली के लिए मज़ीद फ़ंड्स जो उनसे हैं वो सूबाई हुकूमत से मांग लिए गए हैं, जिसकी तादाद जो है वो 3 अरब 51 करोड़ और 53 लाख जो है ये बताई जा रही है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक प्लानिंग कमीशन तैयार करके सूबाई महकमा तरक्याती बोर्ड को भी अरसाल किया गया है मंजूरी के लिए। इस फंड्स की मदद से जितने भी इसके ऑरेंज लाइन ट्रैक के मुल्का सड़कें हैं इनकी मरम्मत व बहाली की जाएगी। यहाँ पर जितने भी सर्विस रोड हैं उनकी मरम्मत की जाएगी, जो कि भारी मशीनरी के गुजरने की वजह से ख़राब हो चुके हैं, जबकि नए सिग्नल जो हैं वो भी उस्मान अलीम, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं वफाकी हुकूमत ने लेस्को के इंतजामी ढांचे को तब्दील करने का हतमी फैसला कर लिया। पेप्को ने कंपनी के असासजात रिकवरी और दीगर मामलात भी ज़ेर बहस लाए। मजीद जानेंगे शाहिद सिपरा से। जी शाहिद, बताइएगा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के इंतजामी ढांचा को तब्दील करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को एक मरासला भिजवाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि कंपनी के सार्फिन जो हैं और उसके साथ साथ जो इंतजामी स्ट्रक्चर है उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, जिस पर तमाम तफसीलात जो हैं फराहम की जाएँ। पेप्को की जानिब से जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को को मरासला भिजवाया गया है, जिसमें कहा गया है कि न सिर्फ सार्फिन की तादाद बल्कि उसके साथ साथ कौमी ग्रिड स्टेशन से जो लेस्को को बिजली फराहम की जाती है उसकी बिलिंग और उसके बाद जो रिसीवेबल्स हैं और जो रिकवरी सार्फिन से की जा चुकी है उसकी भी तफसीलात फराहम की जाएँ। दूसरी जानिब चूँकि लेस्को के जितने भी अहम असासाजात हैं और इसमें अहम तरीन जो असासाजात हैं वो ग्रिड स्टेशन हैं। सेकेंडरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और पंजाब भर के सीईओज हेल्थ ने बजरिया वीडियो लिंक इस इजलास में शिरकत की है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मुनीर अहमद, डॉक्टर अख्तर रशीद, डॉक्टर सैयद मुख्तार अब्बास भी इस इजलास में शरीक हुए हैं। साथ ही साथ सीईओज को अस्पताल के जारी मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई हैं। जर्नल ड्यूटी पर मौजूद तमाम स्टाफ को वापस बुलाया जाए, जाहिद अख्तर जमान की जानिब से ऐसा कहा गया। और अभी आपको बताएं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। एहतिसाब हम सबका नारा है और आपके इल्म में है कि जमात इस्लामी ने 1996 से करप्शन के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू रखी है और 2016 से जमात इस्लामी ने एक करप्शन फ्री पाकिस्तान मूवमेंट पेशावर से शुरू की ट्रेन मार्च की सूरत में, और करप्शन के ख़िलाफ़ हमने जलसे जुलूस किए। हम पनामा लीक्स में सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन पीटीआई ने भी एहतसाब का वादा किया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब तक अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करें। आप मुलाहिजा करें। अब आपको बताएं चंद रोज कबल होने वाले यूनियन काउंसिल के ज़िमनी इंतखाब में जीतने वाले काउंसलर्स की तकरीब हल्फबरदारी का इनेकाद किया गया है। वकार घुमन से जानते हैं। जी वकार। चंद रोज़ कबल लाहौर की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में जो काउंसलर्स हैं उनकी जो हाली नशिस्तें थीं उन पर ज़िमनी इंतखाब हुआ था और 8 काउंसलर मुंतखब हुए थे। आज उनकी तकरीब हल्फ बरदारी हुई है। रिटर्निंग ऑफिसर तासीर हुसैन ने उनसे हल्फ लिया है। काउंसलर्स यहाँ पर मौजूद हैं। 8 काउंसलर्स में से 2 का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, 4 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हैं, जबकि 2 हैं जो वो आज़ाद हैसियत में बिला मुकाबला मुंतखब हुए हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। आप बताइए जी, आपका ताल्लुक किस पार्टी से है? मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जी। अच्छा, गुज़श्ता 2 साल से जितने भी काउंसलर्स हैं, चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, अपने इख्तियारात के लिए काफ़ी एहतजाज भी करते रहे हैं। आपको पता भी है इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, तो आपको क्यों शौक़ चढ़ा ये इलेक्शन लड़ने का? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का ये एक उनका असूल था कि वो जो इख्तियारात जो हैं वो निचले तबके तक मुंतकिल करेंगे, तो इसलिए फिर हमें ये शौक़ चढ़ा कि जी आवाम की खिदमत करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया वकार घुमन, आप हमें आगाह कर रहे थे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। पंजाब असम्बली के बाहर इस वक्त सूबाई वज़ीर तालीम और आदरास मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हरकत इतनी घटिया हरकत है कि किसी को एक ट्वीट को फोर्ज कर देना, एक नोटिफिकेशन को फोर्ज कर देना, इससे सिर्फ लोगों को तकलीफ हुई है और कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ लोगों को तकलीफ देने के लिए और उसमें से गुजारने के लिए, एक अनसेटल्ड सिचुएशन करने के लिए, हर बंदा परेशान था कि सुबह स्कूल जाना है नहीं जाना,
بچے پریشان تھے اسکول جانا ہے کہ نہیں جانا. سو جس نے بھی یہ حرکت کی ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے. یہ بتائیے گا آپ کے پاس صوبے کی اہم ترین وزارت ہے, آپ اب ضلع شکوہ کر رہے ہیں, تو کیا اچھا ہوتا کہ کل آپ کی منسٹری کی جانب سے کوئی بیان آ جاتا سنڈے والے دن. آپ بھی ٹویٹر پہ لگے ہوئے ہیں کہ ٹویٹ کر دیا اور بتا دیا. آپ کے پاس اہم منسٹری ہے اور اسکول کنسرن ہر والدین کے بچوں کا ہے کہ جانا ہے نہیں جانا, کنفیوژن تو آپ کا محکمہ خود پھیلاتا رہتا ہے اکثر. دیکھیں جب ہماری طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں نکلا, ہماری طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی, تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جو ریگولر اسکیجول ہے ہم نے اسی پہ رہنا ہے. جب تک ہماری طرف سے کوئی اگر ہر دوسرے دن کوئی نوٹیفیکیشن فورج کر کے نکال دے, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم نے ہر روز ٹی وی پہ آ کے کہنا جی آج اسکول کھلا ہے, آج اسکول کھلا ہے. جب ہماری طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں نکل رہا, ہماری طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی. جب ہم نے ایک ہفتے کی توسیع کی تھی, میں خود ٹی وی پہ گیا تھا, انہوں نے مجھے بیپر پہ لیا تھا کہ جی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ نہیں. اس کا مطلب ہے ہر ہفتے کوئی نوٹیفیکیشن نکال دے گا تو ہر ہفتے آ کے ہم یہی صفائیاں دیتے رہیں گے جی آج اسکول کھلا ہے, آج بند ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا. یہ بتائیے گا کہ ایک مزدور کی تنخواہ 14,000 اور جو معمار وطن ہے اور پرائیویٹ فیسیں بھی دیتے ہیں, اس ٹیچر کی تنخواہ 12,000. یہ کہاں کا حساب ہے؟ دیکھیں یہ میں پرائیویٹ سکولز کے ساتھ میری پچھلے ہفتے بھی میٹنگ ہوئی تھی اور اس پہ ہم نے ان سے اس ایشو کو کافی زیادہ ڈسکس کرنا ہے, کیونکہ پبلک سکول کے جو ٹیچرز ہیں ان کی آپ کو پتہ ہے کہ پے کافی ماشاءاللہ اچھی ہے اور ہم ان کو بڑی اچھی پے دے بھی رہے ہیں. مگر پرائیویٹ سکولز کا مجھے ہر جگہ سے خبر آ رہی ہے کہ جو منیمم ویج ہے اس سے بھی کم ان کی پیز کئی جگہ پہ ہیں. سو جو میرے پاس یہ ایشوز لے کر آئے گا میں تو پرائیویٹ سکولز کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور یہ کرنی پڑے گی. دیکھیں 12,000 میں مجھے تو آپ 12,000 کہہ رہے ہیں, مجھے تو 6,000 بھی پتہ لگا کہیں پہ تنخواہ ہے. سو اس لیے نہیں, دیکھیں فیسیں نہیں بڑھیں گی. دیکھیں میں ایسے اسکولوں میں بھی پرائیویٹ اسکولوں میں گیا ہوں جہاں پہ تنخواہیں بھی ٹھیک ہیں اور فیس بھی 5,000 سے کم ہے. سو اس لیے آپ وہ نہیں کہہ سکتے کہ فیسیں بڑھیں گی. اس کی وجہ سے اسکالرشپس ہوتی تھی وہ 5 ارب لاسٹ گورنمنٹ نے رکھی تھی, آپ کی گورنمنٹ میں وہ بھی 1 ارب روپے اس سال کے لیے ہے, تو اس کی زیادہ کٹوتی, جبکہ جو آپ کا جو آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ تعلیمی اصلاحات کی بات کرتی ہے. عظیم عمران خان نے کہا تھا کہ ہم پیسے انسانوں پہ خرچ کریں گے, ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ خرچ کریں گے. دیکھیں کسی چیز کی بھی کٹوتی جو ہے نا وہ بھی فائنل نہیں ہے, ان چیزوں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے ابھی. جو بھی اس میں سے بیسٹ حل نکلے گا, میں آپ کو بتا دوں جو بیسٹ اس میں سے حل ہوگا وہ لایا جائے گا سامنے, اور وہ آپشن سب کے سامنے رکھی جائیں گی کہ کسی چیز کی کٹوتی ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے, اور اگر کسی چیز کی نہیں ہوئی تو اس کی بھی کیا وجہ تھی. میں آپ کے سامنے یہ ہر چیز سامنے لے کر آؤں گا. جس طرح آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 90 دن کے اندر آپ کو 2-3 چیزیں جو اسکول ایئر ہے شروع ہونے سے پہلے نظر آ جائیں گی. ایک ہے ریشنلائزیشن ٹیچرز کی, جو انہوں نے کہا ہے جی کہ 7,500 ٹیچر ہمیں اور بھرتی کرنے. بالکل بھی نہیں کرنے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں کرنے. اس لیے نہیں کرنے کیونکہ کہیں پہ 20 اسٹوڈنٹ ہیں وہاں پہ بھی 4 ٹیچر ہیں, اور کہیں پہ 400 اسٹوڈنٹ ہیں وہاں پہ بھی 4 ٹیچر ہیں. تو جب تک ہم نے ریشنلائزیشن نہ کی, جس کے اوپر ہم نے ایک ابھی نیا سافٹ ویئر بنایا ہے پچھلے 30 سے 45 دن کے اندر, وہ میں آپ سب کے سامنے پیش کروں گا, کیونکہ اس کے اندر صرف ایک چیز مسنگ رہ گئی تھی کہ ہم نے مسنگ فیسلٹیز نہیں ڈالی تھی ہر سکول کی. آپ نقشے کے اوپر ایک ڈاٹ کے اوپر جب پوائنٹ کریں گے نا, آپ کو اس سکول کے اسٹوڈنٹ, ٹیچرز کی کتنی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے, ادھر کی مسنگ فیسلٹیز, اس سکول کی ہر ڈیٹیل آپ کے فون کے اوپر اویلیبل ہوگی. میں یہ آپ کو دکھاؤں گا سافٹ ویئر انشاءاللہ تعالیٰ. جی آپ جب بھی میڈیا سے بات کرتے ہیں, سوال پوچھا جاتا ہے, تو آپ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں سرکاری اسکولوں کی حالت ٹھیک کرنے کے لیے. آپ کو نہیں لگتا صوبائی وزیر تعلیم کے منہ سے جب یہ لفظ نکلیں تو اس سے پینک کریٹ ہوتا ہے, لوگ پریشان ہوتے ہیں, اس ملک کی عوام سے آپ مخاطب ہو رہے ہیں جن کے بچے پہلے اسکولوں سے باہر ہیں. نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں فنڈز ہم ایلوکیٹ کر رہے ہیں. میرے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے نا وہ ہے ڈینجرس بلڈنگز. بجائے کہ نئی اسکولوں کی بلڈنگز بنانے کے, ہمیں جو پہلے ہماری بلڈنگز خراب ہیں اور جو ڈینجرس ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے, کیونکہ ہمارے بچوں کی جانیں میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں اور ٹیچرز کی. سو اس لیے جو پہلے ڈینجرس بلڈنگز ہم نے ان کو ٹھیک پہلے کرنا ہے, بجائے کہ ہم آگے کی طرف بھاگنا شروع ہو جائیں اور پچھلی والی چیزیں ٹھیک نہ ہوں. یکساں نظام تعلیم پہ کام ہو رہا ہے, باقی حکومت کر رہی ہے, کیا صوبے میں بھی کوئی اس سے پیش رفت ابھی تک؟ سر اس پہ ہم نے میٹنگ شروع کر دی ہوئی ہے یکساں تعلیم کے اوپر, اور اس ٹیم کو میں ساتھ لے کے جا رہا ہوں, کیونکہ پرسوں اسلام آباد کے اندر کریکولم کے اوپر میٹنگ ہے, اور ہماری جو ٹیم ہے یہاں سے وہ بھی ساتھ جا رہی ہے تاکہ ہم اپنا بھی جو حصہ بیچ میں ڈال سکیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یکساں. وزیر تعلیم مراد راز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. مناظر براہ راست اپنی سکرینز پر آپ دیکھ رہے تھے. آپ کو بتائیں 21ویں صدی میں بھی شہر لاہور کے مسائل وہی پرانے ہیں. ایک طرف تو شہر کو پیرس بنانے کے دعوے کیے جاتے ہیں, تو دوسری جانب مناوا کے علاقے میں سیوریج کا نظام نہ ہونے کے باعث گندا پانی
कब्रिस्तान और घरों में दाखिल होने लगा है। जी हाँ, इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर हम बात करेंगे। चेयरमैन यूनियन काउंसिल मनावा मलिक अलीम मजीद अवान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना आपसे ये चाहेंगे, इलाके में जा बजा गंदगी है और सूरत हाल ये है कि गंदा पानी कब्रिस्तान और घरों में भी दाखिल हो चुका है। क्यों इस मामले को यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है? आप वहां के चेयरमैन हैं, मसला हल कराने के लिए कोई इकदाम किए गए हैं आपकी जानिब से? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैंने तो बहुत दफा मैं वाक़ा टाउन भी गया हूँ और उनसे क्या हमने कहा है कि ये पानी का हमें मोटरें दे दें, सीवरेज का मसला हल कराएं। वो वासा की तरफ भेज देते हैं, जी हमारा मसला नहीं, वासा वाले करें। वासा के पास जाता हूँ तो वो कहते हैं जी हमारे वासा में आता नहीं है, ये रूरल एरिया, हम तो फुटबॉल बन गए जब से ये हुकूमत नहीं आई है। और जो हमारी यूनियन काउंसिल में सफाई वाले सल बुराग उन्होंने 8 बंदे हमारी यूनियन काउंसिल से वापस बुला लिए हैं कि आपके पास फालतू बंदे। हमें सफाई वाले बंदे भी ये बुराग वाले उस्मान नूरी साहब हैं कोई, उन्होंने 8 हमारे जो वर्कर थे सेंट्री सफाई वाले वो भी वापस बुला लिए। ठीक है अलीम साहब, आपकी जानिब से मसला बार बार उठाया जा रहा है लेकिन मुतल्लिका महकमे इसकी जानिब जो है कोई नजरसानी नहीं कर रहे, तो क्या कोई वजूहात भी बताई जा रही हैं? इस तरह से लोगों को जो है वो अजियत दी जा रही है, तो आप अगर इस मसले को उठा रहे हैं, मसला हल नहीं कर पा रहे ये महकमे, क्या वजह बता रहे हैं इसकी? जी ये मसला जब से ये आए हैं हमें तो बिल्कुल इन्होंने फंड भी बंद कर दी, डेवलपमेंट भी बंद कर दी है और कोई वो जो हमारे स्टाफ है यूनियन काउंसिल का वो बेचारे दफाओं से बैठे रहते हैं, तो जिसको कोई इधर पुरसान हाल नहीं हमारा दफ्तर में, ना वाघा टाउन में और ना ये अपना इसमें वासा वाले बात नहीं सुन रहे। हम तो बहुत परेशान हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि फिर लोगों को परेशान होने से मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस्तीफा ही दे दूँ। अगर हम कुछ कर नहीं सकते वहां का तो हमें इस सौदे पर रहने का क्या फायदा है? इन्होंने इतना हमने परेशान हमें कर दिया। अलीम साहब, ये अभी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, पानी खड़ा है, बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं, तो वासा हुक्काम से क्या आपकी बात हुई? उनकी जानिब से आपने ये मसला अगर उन तक पहुंचाया तो वजह क्या बताई जा रही है? क्यों यहाँ पर सीवरेज का मुनासिब निजाम नहीं उनकी जानिब से किया जा रहा है? ये वजह बताते हैं, ये जो हमारा यूनियन काउंसिल बना हुआ है ये हमारी उनकी आती नहीं है उसके इलाके में, वो रूरल एरिया कहते हैं, रूरल एरिया इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये आप टाउन के पास जाए, वाघा टाउन जो है हमारा, तो वासा वाले तो कहते हैं हमारे इलाके में नहीं है, हमारे मतलब हमारी वो उनका जो होता है शहर का इलाका शहरी दूर से बाहर है। तो ये हमारा जो मनावा यूनियन काउंसिल है इतनी इंपॉर्टेंट है, इसमें मनावा हॉस्पिटल भी बनाया, डिग्री कॉलेज भी बनवाया मियाँ शफाक शरीफ साहब ने, और एक ट्रेन भी हमारे इलाके में शुरू हो रही है। इसको इंतकाम का निशाना हमारी यूनियन काउंसिल को बनाया जा रहा है कि इधर जितनी भी गिरावट फैल जाए तो ये पिछली को मतलब मलबा डालना चाहते हैं। मलिक अलीम मजीद अवान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, आपके वक्त का शुक्रिया। बारहा महकमों तक मसाइल पहुंचाए गए लेकिन इनके हल के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे।